वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। फिर मुल्क की सियासत मुसलसल करवट पर करवट बदल रही है। इस बार खेल पहले से ज्यादा पेचीदा दिखाई दे रहा है। सियासी रिलीफ के हसूल के लिए पीटीआई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। मुलाकातें भी जारी हैं। पीटीआई और दीगर जमातों पर मुश्तमिल ऑपोजिशन इत्तेहाद ने पीर पगाड़ा समेत जीडीए क़यादत से मुलाकात भी की है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम यह है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की उम्मीदों का जो मरकज है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। क्योंकि JUIFA ने गुज़िश्ता दिनों कहा है कि वो ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त तमाम नज़रें मौलाना फजलुर रहमान की तरफ है कि वो क्या फैसला करते हैं। क्योंकि फितरी तौर पर अगर देखें तो पीटीआई और मौलाना का इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। JUIFA खैबर पख्तूनख्वा में स्पेस ना मिलने पर भी नाराज़ है और इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को ख़त लिखने जाने पर भी सवालात कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि अगर ऑपोजिशन का इत्तेहाद जोर पकड़ता है तो वो कितना पायदार होगा। मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ एजेंडाज लेकर हुकूमत के खिलाफ सफारा जमातें एक साथ कितनी देर तक चल सकेंगी, या फिर इसका अंजाम भी वही होगा जो ऐसे गैर फितरी इत्तेहादों का होता है। फिर यहाँ सवाल ये भी अहम है कि अगर ये इत्तेहाद कामयाब हो जाता है तो हुकूमत के लिए किस तरह के मसाइल पैदा कर सकता है और हुकूमत इन तमाम मामलात से निमटने, बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी रखने के लिए क्या जो है लाए अमल अपना सकती है। इसके साथ साथ इस वक्त दूसरा जो अहम मामला है वो अदालती इस्लाहात का है, जिसके लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन जमातों से भी तजावीज़ ले रहे हैं। अब अदालती इस्लाहात के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन तजावीज़ पर मुत्तफिक होंगे या नहीं, और चीफ जस्टिस की कोशिशें कामयाब होंगी या ये मामला भी सियासत की नज़र हो जाएगा। इस सिलसिले में भी आने वाले दिन जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम मामलात पर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब मौजूद हैं, सीनियर ज्यूरिस्ट हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। साथ ही साथ शिराज हसनात साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, चीफ हम न्यूज़ लाहौर, एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं खोखर साहब आपसे करूँ, ये एक जो मीटिंग हुई है इस वक्त, जो चीफ जस्टिस ने मीटिंग की है ऑपोजिशन से, साथ ही साथ जो है वो हुकूमत से, अगर मैं कहूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है तो शायद ये गलत नहीं होगा। इस तरह की पहले माजी में कोई मीटिंग्स नहीं थी। लेकिन फिर खा अगर मामलात हों जो PM साहब ने जो टैक्स के हवाले से की, FBR की जो शिकायत है, आपने मुझे भी बताया गालिबन 3 ट्रिलियन के जो हैं वो इस वक्त वाजिबात हैं जो स्टेज में फंसे हुए हैं, या फिर IMF की डेलीगेशन की मीटिंग हो, क्या ये मामलात सारे जो हैं ये पार्लियामेंट के फ्लोर से हल नहीं होने चाहिए थे? क्या ये मीटिंग होनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि लॉ मेकर्स को ये फैसला लेना चाहिए था और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जुडिशरी करती फिर उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। पिछले 2 वीक्स के अंदर सीरीज ऑफ मीटिंग्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की है। एक मीटिंग जो पहले हुई वो IMF के साथ आई थी, उसके बाद मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और गवर्नमेंट ऑफिशल्स थे, और तीसरी मीटिंग जो है जिसको हम अपोजिशन कहते हैं बुनियादी तौर पे वो PTI के साथ मीटिंग थी। अगर अपोजिशन होती तो डेफिनेटली मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आते, महमूद अचकज़ई भी आते, और दूसरी जो पार्टीज़ असम्बलीज़ के अंदर हैं तो वो नहीं आएंगी। अब अगर इसको ब्रॉडरली देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि IMF की मीटिंग जो है उसको तो हम किसी हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट इशूज़ हैं, आपके टैक्स इशूज़ हैं, या उसके बाद ये है कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो बात करते हैं कि आपका क्यों इतना सारा मामला जो है वो कोर्ट्स में है, तो जब उन्होंने उस लेवल पे शायद जस्टिफाई नहीं किया, या उन्होंने ब्रिज बने हैं कि जी आप चीफ जस्टिस साहब से बात करें, हम भी बात कर चुके हैं, तो वो तो एक बात समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट की एक हिस्ट्री है कि रेकोडेक्टिव फैसला है, या आपके सामने वो स्टील मिल वाला मामला आया है, या और भी जिस तरह 3000 अरब से ज्यादा केसेस जो पड़े हुए मुख्तलिफ टीयर्स में, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, स्टे मैटर्स है कि 6 माह तक होना चाहिए, उससे ज्यादा जाता है जो आर्टिकल 1995 है, तो वो उस हद तक तो हम समझते हैं कि उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन 2 मीटिंग्स के अंदर देखें जो हुई हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इन दोनों मीटिंग्स का अगर आप आउटकम लेंगे तो उस आउटकम के अंदर ये मीटिंग्स नहीं बुलानी चाहिए थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और बुलाने के लिए आपको 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट, आपका एजेंडा क्या है, आपका वेन्यू क्या है,
आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं और आपके साथ कौन लोग हैं। अब आप देखें कि इन तीनों मीटिंग्स के अंदर आपकी जो सीनियर जुडिशरी है वो चीफ जस्टिस के साथ आपको इन मीटिंग्स में नजर नहीं आई। दूसरा ये है कि जो 2 मीटिंग्स आपने की हैं वो आपने घर के अंदर की हैं, तो घर के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो ऑल टुगेदर जो है वो डिफरेंट एक आता है। और फिर अगर आप उसके अंदर तीसरी स्टेज के अंदर जाएं तो अगर आपने बुलाना था तो सबको बुलाते, एक ही दफा बुलाते, गवर्नमेंट ऑपोजिशन सारी आती, अपने कंसर्न्स करते कि जी हमें ये डिफिकल्ट आती है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए, हम ये करना चाहते हैं, और उसके लिए जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि अल्टीमेट फोरम इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने का आपकी पार्लियामेंट है, चाहे वो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज है, चाहे आपकी नेशनल असेंबली या सेनेट है, वहां के ऊपर जाके आपने इनको करना है। और एक चीज अगर पाकिस्तान की अदालतें कर लें, जो आपकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, कि टाइमलाइन के अंदर केसेस को डिसाइड कर दें। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है 3 से 6 माह के अंदर फैसले करने शुरू कर दे, और अभी भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आया कि 15 दिन के अंदर जो है फर्स्ट हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगनी चाहिए, जो नहीं लग रही, अगर यही अपने आप पे रिजॉल्व कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने इश्यूज जो हैं अदालतों के अंदर पेंडेंसी की बुनियाद पे आएंगे। दूसरी जो बात है कि अगर आप उसका आउटकम देखें, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग का आउटकम ये आया कि उन्होंने टैक्सेशन पे बात की, और पीटीआई का आउटकम वो आया कि जो उनके सारे पॉलिटिकल कंसर्न्स थे। अब पॉलिटिकल कंसर्न्स जो है ना, उसका चीफ जस्टिस फोरम है, आपने चीफ जस्टिस के पास एक लेटर लिखा जो ऑलरेडी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाया, और वहां के ऊपर आपने जिन मामलात में भी बात की है वो किसी न किसी जगह कोर्ट्स में पेंडिंग है। वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, वो स्पेशल कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, और उसकी अगर प्रेस रिलीज भी आई है तो चीफ जस्टिस का तो एजेंडा ये था कि इंसाफ के निजाम को बेहतर किया जाए, लेकिन जो आउटकम उसके अंदर आया, उन्होंने कहा जी कि ये चीजें जो है ये तो हम देंगे बाद में जाके अंदर जाके, चूंकि अभी जो है हमारे ये कंसर्न्स हैं। और अगर आपने ये कंसर्न्स करने भी थे तो पीटीआई को ये चाहिए था कि अगर चीफ जस्टिस से ऑफर नहीं आई तो पीटीआई ये कहती कि जी चूंकि हम ऑपोजिशन के अंदर है, हम समझते हैं कि हमें सारों को बुलाया जाए और बुला के सारी चीजें की जाए। तो मैं ये समझता हूं कि इसको ऑपोजिशन की मीटिंग ना आप कहें, इसको पीटीआई की मीटिंग के, गवर्नमेंट की एक मीटिंग आई है, और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है अगर बेहतर होता कि थ्रू अटॉर्नी जनरल इन चीजों को भिजवा देते तो शायद मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई वाले वैसे ही उससे पीछे हट जाते, क्योंकि ये बात जो है इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर या इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अंदर या इंटरनल रिफ्ट जो जुडिशरी की है या 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है, मेरा ख्याल है वो किसी को सूट नहीं बिल्कुल ठीक। आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो पीटीआई का भी है, बट वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या समझते हैं कि जो ये मीटिंग हुई है ये एक अच्छी एक डेवलपमेंट है, या आप समझते हैं कि ये मीटिंग जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत उस तरह नहीं थी, अटॉर्नी जनरल के तो उस पर ऑफिस से जो है वो मूव किया जा सकता था, एंड देन अल्टीमेट फोरम जो है वो पार्लियामेंट है? क्योंकि आए दिनों गुज़िश्ता दिनों हमने जो देखा है वो बहुत सारे जो तनकीद हो रही है, और जो नज़र आ रहा है वो शायद ये है कि पार्लियामेंट शायद वीक हो रही है, और जो पावर सेंटर्स हैं जो वो कहीं और जो है वो जा रहे हैं। क्या आप बेहतर नहीं समझते कि ये मीटिंग जो है वो पार्लियामेंट से होती तो बेहतर रहता? देखिए डॉक्टर लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये है ही नहीं उनका मैंडेट कि वो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन इज पीटीआई, दैट मींस ऑपोजिशन पार्टी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। लाइक गवर्नमेंट के जो थे वकला थे वो भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली दे हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड दैट साइड। सो आपको कंट्रोवर्शियल बनने की क्या जरूरत है? इवन टू एन एक्सटेंड कि प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपना फुल कोर्ट एक कॉन्फ्रेंस करें, उसमें बट ही नोज व्हाट ऑल इज पेंडिंग, वेदर इट बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई और गवर्नमेंट की, और आपको टैक्स की जो 2700 रुपए का टैक्स डिलीट केसेस हैं वो, और आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स सारी एक दफ़ा होलसम मीटिंग करते विद द कंसेंट ऑफ द होल जजेस, और उसका फैसला ली जाती है कि हमने केसेस की टाइमलाइन हमने ये रख दी है, हमने केसेस जो एक्सपेडाइट होंगे वो ऐसे होंगे, हमने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ी जजेस की कमेटी बना दी है, हाई कोर्ट की जजेस की, पंजाब की या सुप्रीम कोर्ट की, वो 3 से 6 महीने में पूरी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ही उनका अपना स्टेचर बढ़ जाता। इसमें आपको पॉलिटिकली अननेसेसरी, यू कांट कीप हैप्पी इवन किसी को भी, एंड दिस इज नॉट योर मैंडेट। आपसे खुश होते हैं नहीं होते, आप इंसाफ करें, इंसाफ के तकाजे पूरे करें, जुडिशियल जस्टिस करें, और जस्टिस नजर आए जो हम कहते हैं, दैट इज व्हाट इज नीडेड। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है इस वक्त अननेसेसरी जो डिवाइड है इनकी आपस में जजेस की, उसको चीफ जस्टिस ने को कोशिश की है,
वो एक ही तरीका है कि जब आप एक फुल कोर्ट में बैठ के अपनी एक मीटिंग करिए, चीफ जस्टिस ऑथराइज, और वो भी ऑफिस में, हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नॉट घरों में। व्हाई शुड यू कॉल पॉलिटिकल पार्टी लीडर हाउस? देयर इज नो। वहां पर आप बैठ के एक पूरा होलसम एक इसका हल निकालें, उसके मिनट्स इशू करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। पीपल शुड नो कि नए चीफ जस्टिस जो है ये जुडिशल रिफॉर्म में भी जा रहे हैं, जो एक नेशनल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी है, और उसको केसेस को एक्सपीडाइट कैसे करना, और नए जजेस की तैनाती, जो आपके जूनियर जजेस हैं, जुडिशल नीचे के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उनको आपने कैसे नए लोगों को लेकर आना है। बढ़ाएं जजों की तादाद, लाखों की तादाद में हम केसेस पढ़े हैं। खुदा के लिए इंसाफ जल्दी करें, इंसाफ मुहैया करें। दैट इज, कोई आपने ये इन चीजों में नहीं दिया। हम सिर्फ पॉलिटिकल केसेस, उसके बाद ये पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, टैक्स डिले कर दिया। आप नजर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डूइंग, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। राइट। शराज साहब, इन मीटिंग से क्या पार्लियामेंट का वकार, पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है वो बढ़ा है, या उसमें आप समझते हैं कि कमी आई है, कमजोर लग रही है पार्लियामेंट? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, पार्लियामेंट के वकार से बड़ा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, और पार्लियामेंट ही है जिसको अवाम ने मुंतखब किया, और उसके बाद पार्लियामेंट ने ही तमाम की तमाम लेजिस्लेशन करते हुए इस बात पे जोर देना है कि किस तरह अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि पार्लियामेंट सबसे बड़ी है। अब वापस आते हैं जो एक्चुअली आप पूछना चाह रही हैं, सवाल है जिसमें ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो देखें, ये मुलाकातें, मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब से इख्तिलाफ करते हुए कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया बड़े एक नाजुक दौर के और मराहल पे है, जहां पे सबसे बड़ा इशू उनके लिए उस ट्रस्ट को रीगेन करना है जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं। और ट्रस्ट रीगेन करने के लिए अगर वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं और अगर वो पीटीआई ऑपोजिशन से भी मिल रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मकसद ये है कि अगर पीटीआई भी मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशंस वो शो करते हैं या जो एलिगेशंस वो कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, खासतौर पे जो आईनी बेंच के हवाले से, उसको दूर करना है। तो पीटीआई का चीफ जस्टिस को मिलना एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे भी सामने लिया जा सकता है कि जितने भी सियासी बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन सियासी बयान से हल्के भी ये समझते हैं और चीफ जस्टिस को मानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वही चीफ जस्टिस है, और वो अदालती निजाम के हवाले से अगर उनकी कोई रिजर्वेशन है, कोई इस्लाहात है, मकसद क्या है? मकसद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका मकसद यही होना चाहिए कि वो किस तरह आवाम को रिलीफ दे सकती है। और चीफ जस्टिस अगर प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं और फिर उसके बाद वो पीटीए, जिसको मैं तो अपोजिशन के तौर पे ले रहा हूँ क्योंकि वही अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसको भी मिल रहे हैं तो एक जेस्चर देना है, एक अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में बताना है, एक अपने रिफॉर्म्स के बारे में बताना है। और कहीं ना कहीं कोई भी, क्योंकि सियासतदान या पार्लियामेंट भी ममलिकत का एक सतून है और अदलिया भी ममलिकत का दूसरा सतून है। तो इन दोनों सतूनों को एक दूसरे के साथ अगर ये इंटैक्ट होंगे तो फिर ही जो स्टेट है वो अपने अपने कदमों में मजबूत खड़ी हो सकती है। तो इस तरह अगर वो दोनों सतून आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेशन करके मुल्क की और ममलिकत की बेहतरी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या एक दूसरे के स्टेक होल्डर हैं, एक दूसरे को लूप में ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी बात है। और मैं इसको पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे ले रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये अच्छी चीज है। हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिस तरह का ये जेस्चर पार्लियामेंट से बाहर दिया जा रहा है, उस तरह का ये जेस्चर पार्लियामेंट में भी देना चाहिए। और क्योंकि मकसद यही है कि अवाम को हर तरह से रिलीफ किया जाए, कोई ऐसी लेजिस्लेशन किया जाए, तो उन सारे स्टेप में भरपूर शामिल होना चाहिए, ताकि जिस मकसद के लिए लोगों ने उन्हें चुना, वो मैंडेट कम है या ज्यादा है, अगर वो ज्यादा होता तो आज हुकूमत में होते। जिस मकसद के लिए उन्हें चुना गया, वो उस मकसद को सामने लाएं और लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। बिल्कुल। अच्छा खोखर साहब, जब मैं बात आप ये कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए था ऑपोजिशन से, और वो उसमें जो उनकी ग्रीवेंसेज हैं, उसमें मैं आपसे कहती हूँ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो मैं जिस तरह देख रही हूँ उसको, बेशक पार्लियामेंट एज यू नो पॉइंट रीइटरेटिंग, बट पार्लियामेंट जो है ऑब्वियसली सुप्रीम है, पार्लियामेंट को अपना जो है माइट एग्जर्ट करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑपोजिशन में होती है, तो उसके जो गिले शिकवे हैं बिलखसूस अदलिया से, वो उसी नौयत के होते हैं जिस किस्म के पीटीआई ने किए हैं। और ये मेरा ख्याल है हमने ये देखा है, हमारा जो तारीख है वो गवाह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कई दफ़ा नज़र भी आती है अदलिया के एंड से। अगर आज ये अदलिया को ये मौका मिल रहा है कि पीटीआई की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, वेदर दे आर पर्सन स्पेसिफिक या जो भी जिस तरह भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि अदलिया फैसला देती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जैसे उनके बच्चों से बात कराने की बात है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त इस पोलराइज्ड माहौल में जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है
अदलिया पे कि वो सिस्टम का आलाकार बन के हुकूमत वक्त के साथ जो है उनकी बी टीम बन के जो है वो चल रही है, ये एक उसको जायल करने का अच्छा मौका है। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि अगर इस सारी एक्सरसाइज को देखा जाए तो बुनियादी तौर पे जो टारगेट था वो ये था कि 26वीं आईनी तरमीम है, उससे पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, और वही जिससे मिलने गए थे वो उसका एक आउटकम है उस प्रोसेस का जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर चीफ जस्टिस का एक बना था। अब ये है कि अगर इस बैकग्राउंड के अंदर देखा जाए तो क्या पीटीआई जो है इस 26वीं आईनी तरमीम के सारे प्रोसेस का हिस्सा थी? बिल्कुल उसका हिस्सा थी, और उस सारे प्रोसेस के अंदर उनको ऑन बोर्ड किया था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। एक एक चीज जो आपको 26वीं तरमीम के अंदर नजर आ रही है, अगर आप उनकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग को बुलाएंगे या मौलाना साहब से आप पूछेंगे तो उसके अंदर जिन इशू पे बात करते, मतलब बात करते कि हम चीफ जस्टिस को नहीं मानते, मैं गए हैं कहा नहीं मानते। अब अगर नहीं मानते तो वो चीफ जस्टिस जो है बदाते खुद तो नहीं बन गए, वो एक 26वीं आईनी तरमीम का एक प्रोसेस जो पार्लियामेंट ने किया, और जब वो 26वीं आईनी तरमीम बन रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये सारे इकट्ठे तो ऑन बोर्ड थे, तो चीफ जस्टिस का प्रोसेस उसका हिस्सा था। अब दूसरी जो बात उसके अंदर की गई कि जी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था जब इनसे ड्राफ्ट शेयर किए गए और इनकी सारी लॉयर्स इन्वॉल्व थे। नहीं, मैं सिर्फ नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक गुजारिश आपसे ये करता हूं कि अगर 26वीं तरमीम को आपने टारगेट करके फिर आपने कहना है कि जुडिशरी कंप्रोमाइज है, तो फिर इसके अंदर आपकी एक लीगल और पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस आती है। अब जिस तरफ दूसरी तरफ आपने बात की है कि अगर आप टेक्निकली या कॉन्स्टिट्यूशन या लीगली देखें तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ना हाई कोर्ट के ऊपर जितनी भी हैं उसके ऊपर कुछ सुपरिटेंडेंट कंट्रोल है, ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर है। वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर जाके जो है वो देख सकते हैं कि जी कौन सी ऐसी चीज है जो सिस्टम को बेहतर करनी चाहिए। अब अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी पीटीआई के केसेस आए हैं उसके अंदर जो है एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनके आए हैं, चाहे उनकी बेल्स आई हैं जो भी आए हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दी है। दूसरा सिर्फ एक ऐसा इशू है जिसके अंदर आप बात करते हैं, वो 12 जुलाई वाली है। तो 12 जुलाई की जो जजमेंट जब आई थी उससे पहले पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया। अब जब पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला अर्ली कर देना चाहिए था, और उस दौर के चीफ जस्टिस ने कहा भी कि इस रिव्यू को लगाएं। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो 2 सीनियर बैठे हुए थे, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देखें ना, उन्होंने कहा जी कि इसको अपनी टर्न के ऊपर जाके लगाया जाए। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर देखें कि जो भी मैटर्स आए हैं उसके अंदर किसी न किसी हद तक जो है वो पीटीआई को उसके अंदर रिलीफ मिला है। अब तीसरी चीज जो है वो ये है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिएशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ना चीफ जस्टिस का रोल है। क्या चीफ जस्टिस जो है वो एक कंप्लेंट ऑफिस है? नहीं है। हाँ, अगर तो सिस्टम पे बात की जाती है कि जी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा और उसके अंदर एक पोर्शन आता, आप चाहे प्रेस रिलीजेस देख लें या आप इस सारी मीटिंग का आउट प्रोडक्ट देख लें, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। तो अगर पॉलिटिकल कंसर्न्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है, ना वो फुल कोर्ट बना सकता है, ना वो गवर्नमेंट को बगैर किसी लॉ या रिट के या किसी पिटीशन के डायरेक्शन कर देता है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब को इस चीज के अंदर अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन इसमें एक सिर्फ चीज मैं जो ऐड करना चाह रही हूँ, वो आपकी बात में एग्री कर रही हूँ, बट जहां तक ये बात है कि जी हमारी बेल्स हो जाती हैं, एक बेल होती है उसके बाद नया केस जो है वो तैयार होता है, ठीक है, आपको पता है इस मुल्क में फ्रिवलेस केसेस बनते हैं। फिर ये कि एक दिन केस एक कोर्ट में लगा हुआ है, दूसरे शहर में जो है वो उसी दिन केस दूसरे कोर्ट में लगा हुआ है, ठीक है। ये तो चीजें हमारी तमाम पार्टीज जब ऑपोजिशन में होती हैं, ये सब तमाम पार्टीज इस पे जो है वो करती हैं। अगेन इससे जुडिशरी पे जो है वो सवालिया निशान उठता है। जुडिशरी ये तो कर सकते हैं। अब आप देखें, मैं ये समझता ये हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स से पुलिस स्टेशन के अंदर ज्यादती होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ठीक करने की उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की है, तो जुडिशरी को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए ना। और अगर इसी तरह एफआईआर एक जगह या 2 जगह आई है तो हाई कोर्ट को चाहिए कि असर्ट करे, उनको रिजॉल्व करे, एड्रेस करे। ये तो जुडिशरी कर सकती है ना। और उसके लिए बुनियादी चीज पे ये है ना कि जुडिशरी भी तो अपना रोल जो है उसको फास्टेस्ट मोड के अंदर लेके आए ना। ये तो नहीं है कि जी आप ये कहें कि जी सारा एग्जीक्यूटिव आप किस काम के लिए, आप इस काम के लिए हैं कि जो भी जहां जहां इनजस्टिस है आपने उसको जस्टिस के अंदर लेके आना है, लेकिन वो जस्टिस जो है उसके अंदर पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं आनी चाहिए। मैं जरा ब्रिगेड साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूं। ब्रिगेड साहब, लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर।
हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। And the fifth wicket is down. आज का खेल पाकिस्तान के लिए जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। We have to win this match. कैप्टन को ग्राउंड में भेजो, वो इस गेम को चेंज कर सकती है। Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. क्या मरियम इस गेम का रुख बदल पाएगी? मरियम पिच पर सेट, क्राउड दिल थामे हुए। Can she do it? और ये गेम बाउंड्री से बाहर। ये एक और गेम, फिर हवा में और फिर बाउंड्री के बाहर। And another sixer. एक और छक्का, एक जबरदस्त इनिंग्स। और ये बॉल फील्ड से बाहर, another great boundary. एक ही ओवर में 6 छक्के। Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Miriam has changed the game. और ये एक तारीखी सेंचुरी, सिर्फ 1 साल और इतने छक्के। इस्लामाबाद तरक्की कर रहा है। आइए आप भी इस तरक्की का हिस्सा बने। CDA लाया मुख्तलिफ कैटेगरीज के कमर्शियल प्लॉट्स का शानदार नीलामे आम। मुख्तलिफ मराकज, ब्लू एरिया, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, पार्क इनक्लेव, क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स और ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजाज की तामीर शुदा दुकानें। नीलामे की तारीख 25 से 28 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे बमकाम जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद। गारंटी शुदा मुनाफा और मुकम्मल कानूनी तहफ्फुज के साथ 1 माह में यकमुश्त अदायगी पर 10% रियायत, डॉलर्स में अदायगी पर इजाफी 5% रियायत, 25% अदायगी पर बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, अदायगी की मुद्दत 2 साल पर मुहीत। CDA अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन मुद्दत के दौरान साइट और मार्केटिंग ऑफिस के कोई चार्जेस नहीं। ब्रोशर्स CDA फैसिलिटेशन सेंटर या वेबसाइट cda.gov.pk से हासिल किए जा सकते हैं। मेक अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट विद CDA। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अब अगेन ये पर्सनल नोयत के ग्रीवेंसेस हैं सारे, और क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि आपसे मांगा गया था कि आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह बेहतर हो सकती है लीगल रिफॉर्म्स में। बट ये बातें अपनी अपनी जगह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कर चुकी हैं। आपको याद है बीबी कहती थी जी मेरा एक केस एक शहर में होता है, उसी दिन जो है वो दूसरे शहर में कोई दूसरा केस जो है वो लगा होता है। और जो आई डोंट वांट टू रिपीट जो सारी उन्होंने बातें की हैं, क्या जुडिशरी को इस वक्त इस पे कोई नजरसानी करनी चाहिए कि अपना सिस्टम निज़ाम किस तरह बेहतर करे, ताकि वो जो एक उनके ऊपर एक सवालिया निशान उठ रहा है कि वो हमेशा सिस्टम का आलाकार बन के जो है वो इस्तेमाल होते हैं, वो जायल किया जा सके? देखें, यही मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जुडिशरी भी सवालिया निशान है और एक स्टिग्मा लगा व्हाटएवर कि जी डिवाइडेड है। आई डोंट टॉक पॉलिटिक्स, दे आर चीफ जस्टिस हैं एंड वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड वी एक्सपेक्ट के उनके डिसीजन जो होंगे पूरे एक इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। बट इन चीज़ों के लिए दिस व्हाट आई से कि उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बैठना चाहिए और उसमें या तो उसके बाद एक कमेटी बना दे, वो उससे ऑर्डर निकालें कि आइंदा एक वक्त में अगर 10 केस बनते हैं, चले जो होना तो हो चुका, 10 केस बनते हैं और वो एक पे इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों को जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको बताया जाए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट जनरल प्रोविंस के उनको बताया जाए कि इन चीज़ों को बी वेरी केयरफुल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग। सेकंड ये कि इसके साथ आपको बजाय प्रोटेसाइज होने के आप ये कहें आप जुडिशल रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, मुझे बताइए। आप कमेटी बनाएं, कितना लोअर कोर्ट्स में लोग बेचारे 20-25 साल गुजर जाते हैं, उनके केसेस को कितना अरसा गुजरता है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक फैसले जाते हैं, वो बेचारे चले जाते हैं। इसके लिए कोई जिम्मेदार है?
इट इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो आप जुडिशियल रिफॉर्म बनाएं उसमें, और नए जजेस को लाने का तरीकाकार भी नया बनाएं। मेरे ख्याल में हर मौका लॉयर, लेकिन आपने अभी भी जो हाई कोर्ट के जजेस बनाए हैं उसमें 80-90% जो आपके वकलाज हैं, और फिर वो वही वकलाज आपके जज बनते हैं और फिर आपके दूसरे वकल में कोलीग्स होते हैं। सो यू नीड टू फाइंड वे, और सब पुराने ज़माने गुजर गए हैं। आप जब तक जजेस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के अच्छे नहीं लेकर आएंगे, इवन टू एन एक्सटेंट कि आपके नीचे के जजेस जो हैं वो नीचे अच्छे लेकर, सिविल जजेस, ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। इसके लिए नीड टू हैव अ रिफॉर्म, एंड अगर ये नहीं करेंगे, और सेकंड बिल्कुल ठीक बात है कि असेंबली को फॉल करें, ये पीटी की बड़ी गलती है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। जाए वहाँ बात करें जुडिशियल रिफॉर्म की, बात करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म में गवर्नमेंट को भी चाहिए अपना साख ठीक करने के लिए, कहें आएंगे हम नई जुडिशियल रिफॉर्म बनाते हैं, बायोमेट्रिक भी करेंगे, हम ओवरसीज का भी करेंगे, हम MNMPD को कंडीशन लगाएंगे, ऐसे काम करें ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो पार्लियामेंट के। उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया। सही। अच्छा शराज साहब, ये जो इकदाम है जो चीफ जस्टिस की तरफ से लिया गया, माजरत के साथ तासुर इससे ये जाता है अभी भी कि जुडिशरी जो है वो ख़ास आदमी के लिए जो है वो काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही। 26वीं आईनी तरमीम का जो स्पिरिट था सारा वो ये था कि जी केसेस की पेंडेंसी है और हम इसको आम आदमी के लिए कानून की जो इंसाफ की रसाई है वो आसान करना चाहते हैं। अगेन फोकस हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, वो जहाँ नीचे जो आम आदमी, मेरे आप जैसा जो आम आदमी जहाँ फंसा होता है वो तो लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे फोकस नहीं है। अगेन डू यू थिंक कि लीगल रिफॉर्म्स किसी इसका कोई कल्मिनेशन पॉइंट इस तरह का होगा जिससे आम आदमी की जिंदगी आसान हो सकेगी? मारी साहब, मेरा ख्याल ये है कि हमें चीफ जस्टिस को टाइम देना चाहिए, और जितना एफिशिएंटली और एक्टिवली वो ये सारी चीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं और वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो कंसर्न देखें, कंसर्न बार्स को मिल रहे हैं, बाकी चीफ जस्टिस से उनकी बात हुई, पॉलिटिकल सिनेरियो को लिया जा रहा है साथ में। इससे पहले ये सारों को एक स्टेज पे इकट्ठा करने की कोई रवायत मौजूद नहीं है, तो ये सारा कुछ करने के बाद, और हम सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है देखें कि हर हाई कोर्ट में जहां पे पिछले कई सालों से जजेस की तादाद पेंडिंग थी, उनकी हायरिंग्स नहीं हो रही थी, उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही थी, चीजें बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी चीजें अब एक लूप और एक स्ट्रीट, यानी एक फॉर्मेशन बन रहा है। हर हाई कोर्ट में तकरीबन जजेस जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। अभी भी बेतहाशा लाहौर हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आई गेस हो कि 11 या 12 जजेस की सीट्स अभी भी वेकेंट हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये उन्हीं रिफॉर्म्स का एक तसलसल या सिलसिला है जिसमें जब 28-30 शायद वेकेंट है, 24 वेकेंट है। जी जी बिल्कुल, जी शराज कंटिन्यू प्लीज। जी तो प्लीज उस वैकेंसीज जो अभी सीट्स वेकेंट्स हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे जजेस की मुसलसल अपॉइंटमेंट हो रही है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की अपॉइंटमेंट की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की गई। पहली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ 3 कोर्ट से जजेस ला के वहां पे बिठाए गए। तो ये सारी की सारी जुडिशियल रिफॉर्म्स का हिस्सा है 26वीं आईनी तरमीम की वजह से। at the expense of interjecting and disagreeing with you, respectfully मुझे ये बताइए कि 2.2 मिलियन जो है इस वक्त हमारी जो है वो पेंडेंसी है, तकरीबन 20 लाख की पेंडेंसी है, 27 लाख, आई स्टैंड करेक्टेड जी, 27 लाख जो है वो पेंडेंसी है। उसमें से जो ज्यादा है वो आपके लोअर कोर्ट्स में है। डोंट यू थिंक कि ग्रास रूट से हमें जो है वो शुरू करना चाहिए? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू कि डिटेल्स के किस तरह पोलराइजेशन का इस पे जो है वो एक सवालिया निशान लग रहा है कि अपने मामलात के लिए सिर्फ कर रहे हैं, खास लोगों के लिए हो रहा है। आम इंसान को तो फिर नीचे से ग्रास रूट से होना चाहिए था ना, ये छोटे कोर्ट से। डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, हर इंसान जितने भी केसेस की पेंडेंसी लोअर कोर्ट्स में होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सुप्रीम हाई कोर्ट में जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और उनके ऊपर भी एक बर्डन और प्रेशर मुसलसल बढ़ता जाता है। और वहां पे भी जो सबसे बड़ा एलिगेशन है, आप ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हर जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के पास है, और फिर वो अपने मुख्तलिफ जजेस की एक कमेटी बना के उसके जरिए नीचे तक उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो जब उनकी तादाद पूरी होगी, जब वो प्रॉपर तरीके से फुल फ्लेज काम कर सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर नीचे तक वो रिलीफ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लोगों को नीचे से बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। आप ये देखें कि जो सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जो जुडिशरी है, लॉ जुडिशरी, उसका कितना शेयर रखा जा रहा है हाई कोर्ट्स में, या डायरेक्ट लॉयर्स को जो एनरोल किया जा रहा है एज अ जस्टिस ओवर इन द हाई कोर्ट्स, वो रेशियो कितनी ज्यादा है। तो वो एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट लेवल भी है जो मैंने कुछ जजेस से बात की। हाँ एग्जैक्टली वो फॉलो कर रहा है, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये पहुंचते हैं केसेस, बट जो 2.7 मिलियन के केसेस हैं
उसमें से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त गालिबन 59,000 जो हैं वो केसेस हैं, बाकी सारे जो हैं वो नीचे हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें जो हैं वो केसेस हैं। सो अगेन यू नो आई गेट योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन फोकस फिर ज्यादा जो है वो लोअर जुडिशरी पे होना चाहिए क्योंकि वहां तो पेंडेंसी इससे बहुत ज्यादा है। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लाला संभल के। देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। And the fifth wicket is down. आज का खेल पाकिस्तान के लिए जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। We have to win this match. कैप्टन को ग्राउंड में भेजो, वो इस गेम को चेंज कर सकती है। Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. क्या मरियम इस गेम का रुख बदल पाएगी? मरियम पिच पर सेट, क्राउड दिल थामे हुए। कैन शी डू इट? और ये गेम बाउंड्री से बाहर। ये एक और गेम, फिर हवा में और फिर बाउंड्री के बाहर। Another sixer. एक और छक्का, एक जबरदस्त इनिंग्स। और ये बॉल फील्ड से बाहर, another great boundary. एक ही ओवर में 6 छक्के। Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Miriam has changed the game. और ये एक तारीखी सेंचुरी, सिर्फ 1 साल और इतने छक्के। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा खोखर साहब, अभी इसकी जो है वो पेंडेंसी की बातें हो रही थी, आपको क्या लगता है कि जो, ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि जो हाई कोर्ट्स में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, सुप्रीम बिल्कुल आप ऐड करें जिस तरह भी है, लेकिन जो फोकस है आपको नहीं लगता लोअर कोर्ट्स, जो सिविल आपके लोअर कोर्ट्स हैं उनमें जो है वो होना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर लेके जाता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला प्रॉपर कमीशन बना इन जुडिशल रिफॉर्म्स को देखने के लिए वो 1954 के अंदर बना। उसके बाद एक और जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में 69 से 71 आया और आज तक 5 चीज़ें जो हैं वो मुसलसल आ रही हैं। एक ये है कि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, इन टर्म्स ऑफ मोर जजेस और इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सबसे ज़्यादा आपकी पेंडेंसी भी वहीं पे है, करप्शन कंप्लेंट्स भी वहाँ पे हैं, इनएफिशिएंसी भी वहाँ पे है, और वहीं के ऊपर आपकी आधी उम्र तकरीबन गुजर जाती है उस प्रोसेस से चलते हुए। आम आदमी तो मुश्किल से हाई कोर्ट या सुप्रीम हाई कोर्ट देखे ना, 2/3 से ज्यादा केसेस जो हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, यानी कि फर्स्ट रिस्पांस सेंटर जो है वो या आपका पुलिस स्टेशन है, या आपका डीसी ऑफिस है, या आपका जो है वो सिविल जज है। अब वहां पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है जो नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा ये है कि एक आपका आउटडेटेड प्रोसीजरल सिस्टम जो है, जो अंग्रेज का दिया हुआ 1860 से लेके आज तक चला आ रहा है, फौजदारी का या दीवानी का, आप उसको रेप्लिकेट करें। आपके सामने मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नए आ गए हैं, आप उनको जो स्लैश प्रोसेस है जहां पे डिले होता है आप उसको हिट करें।
तीसरा उसके अंदर ये है कि वक्त के साथ साथ जब आपकी आबादी बढ़ी है, अब आप देखें कि 25 करोड़ की आबादी है और आपके पूरे मुल्क के अंदर 2500 से ज्यादा जजेस नहीं है। अब आपने 2500 जजेस से आप किस तरह जो है वो आप पूरे मुल्क को जो है वो लेके चलेंगे कि जी हम इस मुल्क के अंदर अर्ली डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अंदर जाएंगे। फिर हमने जस्टिस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, फिर अगर आपने उस पर जाना है, आपने अपनी प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को, लेजिस्लेशन को, पार्लियामेंट का रोल है। लेकिन मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट समझता हूं वो ये है कि जो एक इंटरनली जुडिशरी को करना चाहिए था या पार्लियामेंट को करना चाहिए था, वो दोनों उन्होंने नहीं किया। पार्लियामेंट ने वो लेजिस्लेशन नहीं की कि जिससे अर्ली डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस पे आता, और जुडिशरी ने वो स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड नहीं किया कि जिसके अंदर आए। अब आप देखें ना कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर साल लगते हैं तो इट्स ऑल अबाउट केस मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, इट इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड, हम जो भी 27 लाख केसेस की बात कर रहे थे जो पेंडेंसी है पूरे मुल्क में, उसमें अराउंड 60,000 जो है सुप्रीम कोर्ट की है, 5 से 6 लाख जो है वो आपके जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी, और बाकी सारे जो हैं वो आपके लोअर कोर्ट्स की है। अब आप देखें और उसमें कितने लोग, अगर आप देखें कि 27 लाख में से 27 से भी ज्यादा है, अगर उसमें से सिर्फ 56 या 57 या 58 हजार सुप्रीम कोर्ट आता है तो मेजर चंक तो आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब हाई कोर्ट लाहौर देख लें कि आपकी 12 करोड़ आबादी है, सिर्फ 60 की आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसमें से 24 खाली थी, 10 आपने लगाई है, 14 और उसके अंदर खाली है। तो मैं ये समझते ये हूं कि हमें सब पता है कि हमने करना क्या है, उसके लिए जो लीडरशिप की एक विल चाहिए, चाहे जुडिशरी के अंदर, चाहे एग्जीक्यूटिव के अंदर और पार्लियामेंट, अगर वो तीनों मिल जाए इस चीज के अंदर, एक अंडर द अम्ब्रेला के अंदर, और दुनिया की बेस्ट सक्सेस स्टोरीज अपने सामने रख के फैसला करे, तो यकीनन जो है हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और हमारे जो इंडेक्स हैं, चाहे आपके कॉर्पोरेट के हैं या जुडिशरी के हैं, उनको हम या पुलिस के हम बेहतर कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, एक जो मशवरा चीफ जस्टिस साहब ने पीटीआई को बिल्कुल सूझ दिया, उन्होंने कहा जी आप सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो काम करें, आप सिस्टम का हिस्सा रहें। अब बार बार हम ये देखते हैं कि चाहे जुडिशल कमीशन की जो है वो मीटिंग हो, उसको उन्होंने बॉयकॉट किया। अब फिर ईद के बाद जो है वो तैयारियां हो रही हैं, जी हम सड़कों पर निकलेंगे, हम सिस्टम को नहीं मानते। पीटीआई मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंसैनिटी की जो डेफिनेशन है ना उस पर पूरी उतरती आ रही है। इंसैनिटी की डेफिनेशन ये है कि जी आप एक काम बार बार करते रहें एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, वही काम करें और वही रिजल्ट निकलता जाए, लेकिन आप एक्सपेक्ट करें डिफरेंट आएगा। आपको क्या लगता है कि पीटीआई क्या इससे अचीव क्या करना चाह रही है जो सारा कुछ कर रही है? देखें, पीटीआई को रियलाइज करना चाहिए कि पिछले 1-1.5 साल से, जब से इलेक्शन भी हुए उससे पहले भी, हैव दे अचीव्ड एनीथिंग? क्या उन्होंने कोई कंसेशन लिया? क्या जुडिशरी ने उनको कंसेशन दिया? क्या हुकूमत ने उनको कंसेशन दिया या एस्टैब्लिशमेंट ने दिया? ऑल प्लेसेस दे हैव बीन फेलियर्स। So they must understand system means कि please go to the assembly, make assembly important, उसको फॉल करें। आप बड़ी स्ट्रेंथ में हैं, वहाँ जाके आप अपनी बात कहें कि हमारे केसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, अटॉर्नी जनरल को बुलाएं, लॉ मिनिस्टर वहाँ पर होता है, उसको कहेंगे वी वांट जस्ट कि हमारे केसेस को एक्सपेडाइट कर दें, चाहे 47 के हैं या कोई और केसेस के हैं। उसके बाद आप वहाँ जाके डिमांड कर सकते हैं जी कि हमें इसमें ख़ास तौर पे हमें जुडिशल ये जो इलेक्शंस होते हैं प्रॉब्लम नहीं, तो हम बात चाहते हैं मिल के हुकूमत के साथ हम एक नए इलेक्टोरल सिस्टम लें, इसमें रिफॉर्म्स कर लें इसके अंदर, वो आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी बात वहाँ पर खुद कर सकते हैं, दुनिया सुनती है। एज ए जब आप असम्बली में जाते हैं तो आपकी बात दुनिया में सुनी जाती है और पाकिस्तान के अवाम भी सुनते हैं, और वहाँ पर फिर हुकूमत को जवाब देना पड़ता है, उसको फॉलो करें। और उसके बाद आप ये स्ट्रीट की जो लड़ाई है ना, कोई 1 साल के लिए छोड़ दें तभी को, और आप ट्रोलिंग तो कर रहे हैं, ये भी सिस्टम के खिलाफ है। आप अवाम को फौज के खिलाफ, ये गलत है। आपको स्पेशल रिलीफ अगर उस वक्त मिलेगा या उनकी थिंकिंग जब आप बातें बंद कर दैट, और इसके लिए पूरी कोशिश करती कि हर एक डायलॉग आपने किए, डायलॉग ऐसे होते 2 पॉइंट दिए और कहीं पहले पूरे होंगे तो हम बात करेंगे, ये कोई कौन सा डायलॉग का तरीका है? आप 4 पॉइंट दें और फिर उनके बाद बैठ के डिस्कस करें, उनकी लॉजिक सुने, अपनी लॉजिक बताएं, वो भी आपने नहीं की। स्ट्रीट पर आप जाएंगे, आपको मोमेंटम खत्म हो चुका है फॉर द टाइम बीइंग। इस वक्त आप दोबारा अपने ट्रुप्स, अपने लोगों को, कारकुनों को परेशान करेंगे, उनको हर दफा आपने मुसीबत में डाला है, उनकी प्रॉपर्टी पार्टी जितनी अंदर टूट फूट है, सच फ्रैक्चर्ड पार्टी, वो तो जो ऑब्जेक्टिव्स है अचीव करना इम्पॉसिबल ही है, नामुमकिन ही है बिल्कुल, जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हैं। उनके पास लीडरशिप इज इन द जेल, बाकी सारे आपको पता है कि ये ग्रुप बने हुए हैं।
अब ग्रुप में हर एक अपने अपने वो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, जिससे पार्टी को और नुकसान हो। ये मेरे ख्याल में ये मंथ ऑफ रमजान शुड बी टू कंसोलिडेट योर लीडरशिप, कंसोलिडेट योर पीपल। आप एक फैसला करें, उसके बाद स्टार्ट पहन। अच्छा सिराज साहब, जो भी हम ये पीटीआई के फ्रैक्चर होने की बात कर रहे हैं, अंदर टूट फूट है, आपको याद है कि जिस वक्त पीटीआई जो है 2011 में जो है वो तेज़ी से उनका ग्राफ ऊपर आ रहा था, तो उस वक्त बानी पीटीआई कहा करते थे कि जी, वो दावा किया करते थे कि मेरी पार्टी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, मैं भी जो है वो एक टाइम तक ही जो है ये एक ही टर्म जो है वो मैं इसका जो है वो चेयरमैन रहूँगा, उसके बाद पूरे इलेक्शन होंगे, जिस तरह भी जो है जो विल होगी पूरी पार्टी की, डेमोक्रेटिक विल जो है वो सामने आपको नजर आएगी। हैविंग सेड दैट, जिस तरह टूट फूट चल रही है, आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो बाकी पार्टीज थी, मुझे तो लगता है कि उनसे भी ज्यादा जो है वो अनडेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बन के सामने नजर आई है? उसमें कोई वो चीज डेमोक्रेसी वाला आंसर, मैं बाकियों का नहीं कहती कि बाकियों में को नजर आता है, बट बाकी दावे भी नहीं करते, ये तो दावा भी करते थे। हमारी साहिबा बदकिस्मती ये है कि पहली दफा इन्हें इस चीज का सामना करना पड़ा, और पहली दफा बानी पीटीआई इस वक्त जेल में हैं और डायरेक्ट कमांड्स किसी को नहीं मिल रही। जो भी बाहर आता है वो हर मिलने वाली कमांड को अपने सिनेरियो में अपने आप को बेनिफिशियल डिक्लेयर हुए उसको जाहिर करता है। और सबसे बड़ा जो मसला उनके लिए पेश आ रहा है वो यही आ रहा है कि जब डायरेक्ट कमांड्स नहीं है तो कौन उसको लीड करेगा, और जो लीड कर रहे हैं उसके ऊपर उस पार्टी के लोग, लीडरान और अवाम एतमाद नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फुकदान जहाँ पे लीडरशिप का सामने आ रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली जाहिर करता है। और यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो इनके ऊपर उठाया भी गया, जिस वजह से इनको निशान नहीं मिला था कि इनके पार्टी इंतखाबात, जिसका मकसद ये था कि जो भी लीडरशिप आपके अंदर मौजूद है उसको एक डेमोक्रेटिक वे में सामने लाया जाए, ताकि पार्टी चेयरमैन का भी लोगों को पता और बाकी सब कुछ भी हो। और वो चीजें जब उस डेमोक्रेटिक वे में सामने नहीं आई थी तो फिर इलेक्शन कमीशन से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला था और ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक से भी रिलीफ नहीं मिला था। अब जो सारी सूरत सामने आ रही है, जिसमें आए रोज कहीं ना कहीं जो डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं और कभी किसी को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी जाती है और कभी किसी को निकाल दिया जाता है, वो इनके लिए लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। शेर अब्दुल मुरव्वत की अगर बात करें तो वो पार्टी के एक बहुत नया फेस बन के सामने आए थे और एंटायर गवर्नमेंट स्टांस लेने की वजह से उन्हें वो पार्टी के अंदर वो पजराई भी कहीं ना कहीं मिल रही थी। मगर जिस तरह से पार्टी के अंदर एक सियासत का वो शिकार हुए और उसके बाद फिर उन्हें पार्टी से फारिग किया गया, अब वो सूरत हाल ये है कि वो उन पार्टी के सारे राजों से आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में पर्दा उठा रहे हैं और जितनी चीजें उनके पास है वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं। खासतौर पे जो पार्टी के अंदर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अप्रोच है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक डायरेक्शंस के बेस पे पार्टी को चलाया जा रहा है, उन्होंने उन सारी चीजों का कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है। और ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि पार्टी का जो बुनियादी ढांचा है पीटीआई का खासतौर पर, वो कितना वीक हो गया। उन्हें जरूरत इस अमर की है कि वो अपने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए अपने जो बुनियादी ढांचा उसको सही करें। मगर मसला यहाँ पे फिर ये कि कौन करेगा। तो बानी चूंकि जेल में है और वो सामने मौजूद नहीं है, लिहाजा जब तक वो बाहर नहीं आते उस वक्त तक ये पार्टी ऐसी रहेगी। और अगर मैं थोड़ा सा आपको माजी की बात करूं तो इसमें माजी में पीएमएलएन के साथ भी ये हो चुका है, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हो चुका है। फॉरवर्ड और लाइक माइंडेड ग्रुप्स बनाए गए, लोग बनाए गए, ग्रुप्स बनाए गए, पार्टियां बनाई गई, उनको तोड़ा गया। बहुत ज्यादा चीजें मादी में ऐसे हुई और सामने आई, मगर कहीं ना कहीं वो लोग इंटैक्ट रहे अपनी लीडरशिप के साथ। हाँ। अच्छा खोखर साहब, ये बताइए कि एक तो पीटीआई के अंदर आपसी जो टूट फूट है वो तो है ही है, उसके बाद जैसे हमने इब्तदाई में भी कहा कि जहां जिनकी तरफ इस वक्त देखा जा रहा है, बड़ी शिद्दत से देखा जा रहा है कि शायद वो अपोजिशन का इत्तेहाद लीड करेंगे, वो है मौलाना फजलुर रहमान। आपको लगता है कि जिस किस्म के जो एक बुनियादी डिफरेंसेस हैं पार्टीज़ के अंदर, छोड़ दें कि इमरान खान साहब उनको किन अलकाबात से जो है वो नवाजा करते थे, लेकिन मौलाना के इनके खिलाफ जो ग्रीवेंसेस हैं कि मेरा मैंडेट चोरी किया है, फिर जो जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जो मौलाना की पार्टी की जानिब से स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर ख़त लिखना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को लिखें, ये बुनियादी बहुत बड़े जो हैं ये एक डिफरेंसेस हैं आपके सोच के अंदर। इस फ्रैक्चर्ड सोच के साथ, इस डाइवर्जेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के साथ, क्या ये एक इत्तेहाद चल सकता है? डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल है। एक तो ये है कि जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है वो जेयूआई का और पीटीआई का, दोनों का केपीके है। बिल्कुल। तो आपका अगर बैटल ग्राउंड है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करना कि जिनके खिलाफ आपका एक नैरेटिव है या जिसके खिलाफ आप इलेक्शंस लड़ते हैं, या अभी भी जेयूआई का जो एक स्टैंस ये है कि उनके साथ जो है जो केपीके के या बलूचिस्तान का वो जो आपका पख्तून एरिया है वहाँ से सीट्स का वो कहते हैं कि उनकी सीट ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो उसका अगर बेनिफिशरी देखा जाए तो वो तो पीटीआई बनती है अगर आपका केपीके के कॉन्टेक्स्ट के अंदर
दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि अगर आपने अभी एक, जिस तरह मैंने कहा कि 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो था पीटीआई और जेयूआई इकट्ठी चली, और अगर आप लास्ट जो प्रेस टॉक थी अगर आप देखें जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये इनकी लीडरशिप मौजूद थी, उस वक्त तक फिर इसका मतलब ये है कि फिर आप क्रिटिसाइज करें उस रोल को या उस चीज के अंदर, तो फिर एक आपका ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ जाएगा कि हम आपको साथ लेके चले, आप उस प्रोसेस का हिस्सा थे, हम उस निगोशिएशंस के अंदर गए, और इवन जो हमारी अमेंडमेंट्स थी जिसके अंदर आपका सूद को प्रोहिबिट करने वाली थी या उसके बाद आपका शरीयत कोर्ट्स वाली थी, आपने उसमें भी साथ नहीं दिया। और अगर हम मजीद अगर आपके साथ चलते हैं तो फिर आपका क्या उस पर आएगा क्वेश्चन। और तीसरा ये है कि अभी देखें कि अगर चीफ जस्टिस वाली मीटिंग थी तो पीटीआई के लिए ये मुनासिब होता कि उस चीज़ को लेके चले जाते मौलाना साहब के पास कि जी ऑपोजिशन की आप पार्टी हैं, आप हमारे साथ चलें ताकि हम जाके चीफ जस्टिस से बात करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना को वो इसलिए नहीं लेके गए कि जब उन्होंने 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बात करनी थी तो मौलाना साहब तो मौजूद होने थे और उन्होंने बताना था कि जी जब हम मौजूद थे तो ये सारी चीज़ें थी। तो मेरा ये ख्याल ये है कि एक नंबर वन ये है कि जो सेकंड थर्ड टियर पीटीआई की है उसको अभी पॉलिटिकली और मैच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि आप ये नहीं है कि आपके जो ताल्लुकात हैं या पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है वो आप सेकंड टू सेकंड और मिनट्स टू मिनट चेंज करें। वही एक वजह है कि जब भी ये किसी से जाके बात करते हैं तो पहला सवाल ये आता है कि क्या आपकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है और आपकी क्रेडिबिलिटी कौन देगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इनको हाउस इन ऑर्डर कर लें और अपनी चीजों पर तवज्जो दे के पार्लियामेंट पे आए, पहले सारों को पार्लियामेंट के इकट्ठा करें तो फिर अगर बाहर जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स और कुछ अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो अगर मैं देखूं गुज़िश्ता कुछ सालों की हिस्ट्री देखूं, रीसेंट पास्ट की हिस्ट्री देखूं मौलाना साहब की, तो ऑब्वियसली वो इक्तदार के ऐवानों से किसी ना किसी तरह से ज्यादा दूर रह नहीं सकते ज्यादा देर के लिए। ठीक है, ऑफ कोर्स एट द मोमेंट इट सूट्स हिज पॉलिटिक्स कि जी अगर वो ऑपोजिशन में दिखाएं कि मैं एक ऑपोजिशन का बड़ा जो है वो फेस ऑफ ऑपोजिशन बन के आ रहा हूं, बट हैविंग सेड दैट समथिंग टेल्स मी हुकूमत कुछ ना कुछ करके इनको माइल कर लेगी, ये आगे नहीं चलेगा इत्तेहाद। देखें, बड़ी क्लियर बात है कि इस वक्त कौन मौलाना फजलुर रहमान को ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, बिकॉज उनकी पॉलिटिक्स इज वेरी क्लियर, दैट इज गवर्नमेंट। तो इस वक्त पीटीए मैक्सिमम ये कह सकती है कि अगले इलेक्शंस में हम आपको बलूचिस्तान में कोई रिलीफ दे सकते हैं, हम आपका गवर्नर के पीके में ले सकते हैं, हम आपको सीएम जो है बलूचिस्तान का बना सकते हैं, बट इट इज़ फॉर बहुत अरसे की बात है। ऑन द कॉन्ट्री उनको हुकूमत इमीडिएटली उनको रिलीफ दे सकते थे। सो मेनी वेज टू गिव, और मौलाना साहब की ये वीकनेस रही है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि जितनी भी कोशिश कर लेगी पीटी, अल्टीमेटली अगेन एट द 11th आवर मौलाना फजलुर रहमान इज गोइंग टू चेंज। वो नहीं कर सकेंगे, जितनी भी ग्रीवेंसी हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से हैं या पीएमएलएन से हैं, पीटीआई से हैं, लेट डाउन किया, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अननेचुरल अलायंस होगी और पीटीआई भी नहीं बातें मानेगी, क्योंकि जाहिर है कि इंटरेस्ट एक ही है वहाँ के पीके के, जो आपके सामने मीन गंडापुर की और डीआई खान की जो इनकी सियासत है वो आपके सामने नजर आती है। इसलिए ये बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए ये बातचीत चल रही है। हाँ, एक हो सकता है कि आप इतना प्रेशर डालें आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कि कहीं ना कहीं इनको पीटीए को रिलीफ ले दें, दिस कैन बी अंडरस्टैंडिंग कि हम मिलकर आपको रिलीफ दे देंगे, दिस कैन बी पॉसिबल अल्टीमेटली। ब्रिगेडियर साहब, लास्ट 1 मिनट, लेट मी जस्ट गेट शिराज's comment on this। शिराज, मौलाना और पीटीआई अलायंस चलता हुआ नजर आता है या मौलाना फिर से गवर्नमेंट के कैंप पे जाते नजर आते हैं? लॉन्गर टर्म में मुझे ये लाइन चलता हुआ नजर नहीं आता, और अब सिर्फ देखना ये है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो से मौलाना कितना बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट भी मौलाना को मनाने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं बैक एंड पे कोशिशें हो रही हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मौलाना और पीटीआई का कोई फितरी इत्तेहाद आपस में नहीं हो सकता, दोनों एक ही जगह से एक दूसरे के बहुत बड़े ओपोनेंट हैं। हाँ, आगे की ओर इसमें जो ये इत्तेहाद चल रहा है, इसकी बात की जा रही है, इसमें अगले इलेक्शन में भी सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात भी अभी से की जा रही है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना पीटीआई के साथ ज्यादा अरसा चल सकेंगे, और जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई उन्हें रिलीफ मिलना शुरू होगा इन एनी फॉर्म, तो ही विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेटअप अगेन। Right. On that note, we'll have to close today's program. Brigadier साहब, thank you very much for making time for us. खोखर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शिराज साहब, for making time for the program. आखिर में ये ज़रूर कहेंगे कि इस वक्त पीटीआई को ये करना चाहिए कि पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करे,
अपने जो अंदर जो एक फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको ठीक करे और फिर सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने लिए कुछ कंसेशंस की बात करें। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।